अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी पोइम है पोइम नंबर 7 एन इवनिंग वेट विद रैन रिटन बाय वेद पॉल दीप। पहले हम थोड़ा सा इस पोइम में एक स्टेंजा पढ़ेंगे, देखेंगे कि पोइम किसके बारे में है। एन इवनिंग वेट विद रैन लिखा है इसके बारे में। एन इवनिंग वेट विद रैन एज आई वॉक थ्रू द लैंड द हार्ट beckons the hands to hold them with love. The mind also knows subtle signals of the breeze. Should I stand on the ground or wrapped with the wind? फिलहाल यहाँ तक हम देखेंगे। शायर कहना चाहता है, एक शाम की बात बता रहा है जो भीगी हुई है बारिश से। एन इवनिंग वेट विथ रैन। फिर कहता है एज आई वॉक थ्रू द लैंड, इसी बारिश में जब मैं चलता हूँ, एक गली से गुजरता हूँ, तो क्या होता है? द हार्ट beckons the hands, the heart beckons the hands, जो दिल है वो आवाज़ देता है, that signals, that says, वो आवाज़ देता है किसको? आवाज़ देता है hands, हाथों को। क्या कहता है? to hold them with love, कि आप मुझे पकड़िए। जो ये ब्रीज चल रही है, जो ये हवा चल रही है, जो ये बारिश हो रही है, इस मौसम को, इस सुहानेपन को आप पकड़िए हाथ से। द माइंड ऑल्सो नोज सबटल सिग्नल्स ऑफ द ब्रीज। माइंड, जो मेरा दिमाग है, वो भी जानता है जो अननोटिसेबल विंड्स चल रही है, जिनको हम नोटिस नहीं कर रहे हैं, ये उनको देख रहा है, महसूस कर रहा है। ब्रीज, शुड आई स्टैंड ऑन द ग्राउंड और रैप्ड विद द विंड, क्या मैं बैठूं इधर या इस विंड के साथ उड़ जाऊं? असल में ये हमने एक स्टेंजा लिया है, लेकिन जो क्वेश्चंस इसके हैं वो पूरी पोएम से लिए गए हैं। तो वहाँ पे आपको बताना होगा कि कौन सी मेमोरीज़ जो शायर है उनके बारे में बात करना चाहता है। ये बचपने की कुछ मेमोरीज इसको याद आ रही है यहाँ पे। तो हमने जो पहला क्वेश्चन लिखा है, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेमोरीज दैट द पोएट टॉक्स अबाउट इन द पोएम। कौन सी मेमोरीज की बात कर रहा है, कौन सी यादों की बात कर रहा है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे द पोएट टॉक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड मेमोरीज। पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे द पोएट talks about his childhood memories। बचपने की यादें इसको आ रही है। जो बचपना था इसका, वही वैसे ही इसको दिखता है आज भी, वैसे ही लगता है इसको आज भी। He remembers the time when he used to, he remembers the time when he used to, वो वक़्त उसको याद आता है जब वो क्या कर रहा था? stand alone in his courtyard, stand alone in his courtyard, अपने सहन में अकेला अकेला बैठा रहता था, खड़े खड़े, क्योंकि बचपने की यादें उसको है। अ कूल ब्रीज वुड बी ब्लोइंग, तब की बात होती है। अ कूल ब्रीज वुड बी ब्लोइंग, ठंडा ठंडा, ये ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है, थोड़ी ज़्यादा तेज़ नहीं, चल रही होती है। द वेव्स ऑफ द एयर वुड, the waves of the air would, जो इस हवा की लहरें हैं वो क्या कर रही है? would bring the sweet sound of, would bring the sweet sound ऑफ सिम्बल्स, CYMBLS, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। सिम्बल्स टू हिज ईयर्स, उसके कानों तक वो आवाज़ें पहुंचती है सिम्बल की। हिज हार्ट वुड देन बी फिल्ड विद जॉय, हिज हार्ट वुड देन be filled with joy। देखिए, ये जो हमने स्टेंजा पढ़ा उसमें ये सारी बातें नहीं है, लेकिन
जो शायर होते हैं, अशार होते हैं, उनको समझना होता है। असल में शायर इस वक्त की बात नहीं कर रहा है जब ये बड़ा हुआ होता है कि इस वक्त एन इवनिंग वेट विद रहने, इसको याद आ रही है बचपने की, जब वो बचपने में होता था। फिर एक शाम को बारिश होती थी तो क्या होता था, ये अकेले अकेले होता था अपने कोर्ट यार्ड में, और सिंबल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कहीं दूर से कोई बजा रहा होता है, इसको आवाज़ें आ रही है, इसको लग रहा है कि कोई आवाज़, ये सिंबल बजा रहा है और मुझे उसकी आवाज़ें आ रही है, मेरे कानों में आ रही है आवाज़ें, और कुछ और इसको ये इसका जो दिल है वो खुशी से झूम उठता है, बर रहा है, बर आता है उन सब आवाज़ों को सुन के। यही कुछ मेमोरीज़ की बात कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ क्रिएटेड इन द पोएम। कैसा एटमॉस्फेयर है? एटमॉस्फेयर इसमें सैड ही है, क्योंकि ये जो शाम का वक़्त है, फिर बारिश होना है, इसमें मतलब अंधेरा भी होगा। अंधेरे में बचपने में जब ये बच्चा होता है तो बारिश के वक़्त शाम के वक़्त बारिश हो रही है और इसको कहा जाता है आप घर से बाहर जाओ, आप सहन से बाहर जाओ। इसको एक डर सा लगता है क्योंकि आवाज़ें बहुत होती है, बारिश की भी आवाज़ होती है, हवाओं की भी आवाज़ें होती है, दूर से इसको दिखता है कहीं से कुछ और आवाज़ें आ रही है, अंधेरा भी है, तो ये सब सैड एक एटमॉस्फेयर बनाता है। द डार्क वेट इवनिंग क्रिएट्स द डार्क wet evening creates creates a sad and serious गमगीन, सीरियस वो जो बहुत संजीदा हो, सीरियस एटमॉस्फेयर इन द पोएम, सीरियस एटमॉस्फेयर इन द पोएम, यानी माहौल जो है पोएम में वो जो क्रिएट किया जा रहा है। शाम का वक़्त है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है, तो इससे एक गमगीन सा माहौल पैदा होता है, एक सैड सा माहौल, एक क्या बोलते हैं इसको, सीरियस सा माहौल पैदा होता है। क्या होता है इससे? द इवनिंग सिंबलाइजेज द इवनिंग ऑफ पोएट्स लाइफ। The evening symbolizes the evening of poet's life। ये शाम जो है असल में शायर की ज़िंदगी की शाम को दिखा रही है। शायर बड़ा होके ये पोएम लिखता है, ख्यालात बचपने के हैं, लेकिन दिखाना चाहता है कि जब बचपने में बच्चा शाम के वक़्त बारिश में बाहर अकेला होता है, डर सा जाता है वो। इसी तरह से जब आदमी अपने बुढ़ापे में पहुंचता है तो इसको एक मालूम सा वक़्त पड़ता है कि हाँ, अब मुझे इस दुनिया से जाना है, ये मेरी ज़िंदगी की शाम हो रही है, बुढ़ापा। तो ये उस वक़्त भी वैसे ही डर महसूस कर रहा है। बचपने में इसको डर था कि कहीं कोई ना आए, कहीं कोई मुझे कोई नुकसान ना पहुँचाए। अब उम्र गुजरने के साथ बुढ़ापे में इसको ये डर है कि मौत मेरे नज़दीक आ चुकी है, अब मुझे ये दुनिया छोड़ के जाना है। इसलिए इसने शाम को इस्तेमाल किया है, क्योंकि शाम के बाद तो अंधेरा ही होता है, उसके बाद ज़िंदगी में रोशनी नहीं होती है। तो ये कहता है जो शाम है ये असल में शायर की ज़िंदगी की शाम है। तो शायर अब शायद मरने वाला है। हाँ, ही हैज़ बिकम ओल्ड एंड ही हैज़ बिकम ओल्ड। अब ये बूढ़ा हो चुका है, बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है। एंड नो होप इज़ लेफ्ट इन हिज लाइफ, एंड नो होप इज़ लेफ्ट इन हिज लाइफ। तो अब इसकी ज़िंदगी में कोई उम्मीद नहीं है। शाम के बाद भी चरागों की इस रोशनी की कोई उम्मीद नहीं होती है। इसी तरह बुढ़ापे में भी अब ज़िंदगी की कोई उम्मीद नहीं होती। अब तो पता है, अब तो जाना ही जाना है। द अर्दर लैम्प ऑफ हिज लाइफ, the other lamp, chirag, the other lamp of his life is flickering, other lamp of his life is flickering, यानी जो इसकी ज़िंदगी का चिराग है वो बुझने को है, अब वो फ्लिकर कर रहा है। जैसा आपने देखा होगा जब हम शमा जलाते हैं, चिराग जलाते हैं, वो जब बुझने के करीब होता है तो पहले उसको वो
होती है उसकी लाइट जो है पहले ज़्यादा कम ऐसा कुछ होता है, उसको फ्लिकर कहते हैं। तो वही होता है इस शहर की ज़िंदगी के साथ। कभी इसको लगता है मैं ताज़ा हूँ, मैं अच्छा हूँ, कभी लगता नहीं अब मैं मरने वाला हूँ। ऐसा ही कुछ है इसके साथ भी, इसकी ज़िंदगी के साथ भी। इट कैन गो आउट एनी टाइम, इट कैन गो आउट एनी टाइम, इट कैन गो आउट एनी टाइम, यानी कभी भी किसी भी वक्त ये बुझ सकता है इसकी ज़िंदगी का चिराग, क्योंकि ये फ्लिकर कर रहा है, इसके बाद तो बुझना ही बुझना है। हाँ, दस द एटमॉस्फियर ऑल थ्रू द पोएम, दस द एटमॉस्फियर all through the poem, जो पूरी पोएम में एटमॉस्फियर है वो क्या है, all through the poem is very depressing, वो बिल्कुल डिप्रेसिंग है, is very depressing, यानी बिल्कुल वो गमगीन सा माहौल क्रिएट कर रहा है, डिप्रेस कर रहा है बंदे को। शायर कहना चाहता है बचपने में शाम के वक़्त बारिश हो रही है, अंधेरा छाया है, सिंबल्स की आवाज़ आ रही है, लेकिन डर है, आवाज़ें कहीं से आ रही है, हवाएं चल रही है, बच्चा अकेले नहीं जा सकता है बाहर। अब जब बुढ़ापे में शायर आ गया है, वो कहता है वैसा ही डर मुझे आ जाए। तब मुझे मालूम था लेकिन कि शायद कोई आएगा मुझे बचाने के लिए, लेकिन अब कोई नहीं है, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी का चिराग जो फ्लिकर कर रहा है वो कभी भी बुझ सकता है, बुझने के करीब है। तो इस तरीके से एक ग्लूमी माहौल इसने यहाँ पे पैदा किया है। अब वर्ड्स है जिनके माने देने होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पहला वर्ड है बेकन, बेकन बोलते हैं आस्क या सिग्नल। दूसरा वर्ड है सबटल, सबटल होता है नॉट वेरी नोटिसेबल, यानी जो ज़्यादा दिखता ना हो, नॉट वेरी नोटिसेबल, जिसकी तरफ हमने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी होगी। कल इंशाल्लाह आगे चलेंगे।